ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहाँ पारंपरिक रीतियों और रिवाजों का बड़ा मान था। वहाँ की बहुएं अपने ससुराल के नियमों का पूरा पालन करती थी और उनका घर परिवार में एक विशेष स्थान था। इस गांव के एक बड़े परिवार में दो बहुएं थी, जेठानी जिसका नाम सावित्री था और देवरानी जिसका नाम राधा था। सावित्री उम्र में राधा से बड़ी थी और हमेशा घूंघट में रहती थी। वो पूरे घर का ध्यान रखती थी, हर काम समय पर पूरा करती थी। उसकी सादगी और उसकी मेहनत का पूरा गांव कायल था। उसकी शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसकी कोई संतान नहीं थी। इसके बावजूद उसने अपने ससुराल वालों से कभी कोई शिकायत नहीं की। वो भगवान में आस्था रखती थी और हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी। दूसरी ओर राधा एक नई नवेली दुल्हन थी। वो शहर से आई थी और गांव के रीति रिवाजों से काफी दूर थी। राधा का व्यक्तित्व उसकी जेठानी से बिल्कुल अलग था। वो बेबाक और बिंदास थी और उसे घूंघट में रहना पसंद नहीं था। राधा का मानना था कि वो अपने तरीके से अपनी जिंदगी जिएगी। उसे गांव की पुरानी परंपराओं में ज्यादा विश्वास नहीं था और वो इन्हें मानने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती थी। जब राधा पहली बार गांव में आई तो उसकी शहरी चाल ढाल और बिंदास अंदाज से गांव के लोग चौंक गए। राधा की इस बेबाकी से गांव की बूढ़ी औरतों को खासी चिंता हो गई थी और वे सावित्री से कहती थी, देख सावित्री, अपनी देवरानी को कुछ सिखा, घर की मर्यादा और नियमों का पालन करवा उससे। अरे ये ना हुआ तो गांव में तुम्हारी नाक कट जाएगी। हाँ काकी, मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ। राधा घर की मर्यादाओं का पालन नहीं कर रही है, लेकिन मैं उसे कुछ नहीं कह पाती। उसका मानना था कि हर किसी की अपनी सोच होती है और किसी पर कुछ थोपना सही नहीं है। बाहरी शहर की बहुरिया का जमाना आ गया है। दिन गुजरते गए और राधा की बिंदास हरकतें बढ़ती ही गई। वो घर में बिना घूंघट के घूमती, अपने ससुराल वालों से बेबाकी से बात करती और गांव के अन्य पुरुषों से भी हंसी मजाक में लगी रहती। ये सब देखकर गांव के लोग उसे बेशर्म देवरानी कहने लगे थे। राधा को इन बातों की कोई परवाह नहीं थी और वो कहती, जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहिए। अगर दूसरों की बातों में आकर जिएंगे तो अपनी खुशी खो देंगे। लेकिन सावित्री के लिए ये सब देखना आसान नहीं था। एक दिन उसने राधा को अपने पास बुलाया और कहा, राधा, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ और तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। हमें घर की मर्यादा और गांव के रिवाजों का पालन करना चाहिए। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ के नियमों को हमें मानना पड़ता है। तुम बिना घूंघट के घर में घूमती हो, ये अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी खुशी अपनी जगह है, लेकिन घर की इज्जत भी हमारी जिम्मेदारी है। दीदी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन मेरी सोच अलग है। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। अगर मैं खुश हूँ तो इसमें दूसरों को क्या परेशानी होगी। राधा, हम एक समाज में रहते हैं और समाज के कुछ नियम कायदे होते हैं जो हमें मानने ही होते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कर सकती और ना ही कभी करूंगी। इतना कहकर राधा वहां से चली जाती है। सावित्री ने राधा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राधा की बेबाकी और उसकी खुद की सोच ने उसे बदलने नहीं दिया। वो अपनी जिंदगी में मस्त रही और अपने तरीके से घर और गांव में घूमती रही। गांव के लोग अब सावित्री से शिकायत करने लगे। सावित्री, अरे तेरी देवरानी तो पूरे गांव की मर्यादा को मिट्टी में मिला रही है, तो क्यों उसे कुछ कहती नहीं। अरे भाभी, अब आप भी छोड़िए ना, जाने दीजिए। अभी राधा ना समझ है, कुछ ही दिनों में समझ जाएगी। हद है सावित्री, लगता है तुम्हें ही अपने परिवार की नाक की परवाह नहीं, तभी तो ऐसे कह रही हो। अब मैं क्या कहूँ कि मैंने कितनी बार देवरानी को समझाया है, लेकिन वो सुनती ही नहीं है।
अरे पता नहीं कैसी है तुम्हारी देवरानी। फिर एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार आया। इस मौके पर गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए। सावित्री ने सोचा कि शायद इस अवसर पर राधा समझ जाए और कुछ बदलाव करे। उसने राधा से कहा, राधा, आज त्योहार का दिन है, तुम घूंघट कर लो और घर की मर्यादा का पालन करो। राधा ने सावित्री की बात सुनकर हंसते हुए कहा, दीदी, त्योहार का दिन खुशी का दिन होता है, मैं ऐसे दिन खुद को क्यों छुपाऊं? मैं तो खुलकर खुशियां मनाऊंगी। और फिर त्योहार के दिन राधा ने अपने अंदाज में पूरे गांव को चौंका दिया। उसने सुंदर साड़ी पहनी थी, लेकिन घूंघट नहीं किया। वो खुलकर सबके साथ हंसी मजाक में लगी रही। गांव के बुजुर्गों और औरतों ने इस पर नाराजगी जताई, लेकिन राधा की मस्ती कम नहीं हुई। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। राधा के इस बेबाक अंदाज ने गांव के एक युवा लड़के को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वो लड़का राधा के साथ बिना सोचे समझे हंसी मजाक करने लगा। जब राधा ने देखा कि स्थिति उसके हाथ से निकल रही है, तो उसे एहसास हुआ कि उसकी बेबाकी अब उसके लिए मुसीबत बन गई है। राधा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आई लव यू। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम जानते भी हो मैं शादीशुदा हूँ और मेरे पति जितेंद्र काम के सिलसिले में बाहर है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे। अच्छा, तो ये साज सजावट, ये लहराता हुआ तुम्हारा साड़ी का पल्लू, ये तो कुछ और ही इशारा कर रहा है। कहना क्या चाहते हो तुम? हाँ, कहना क्या चाहते हो? यही कि तुम्हारे तौर तरीके देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि तुम मुझे और कई सारे लड़कों को आकर्षित करने के लिए ये सब करती हो। छी, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। और ये कहकर राधा वहां से चली जाती है। राधा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देखा कि उसकी बेबाकी ने उसकी इज्जत पर सवाल उठा दिए थे और गांव की मर्यादा को भी ठेस पहुंचाई थी। वो दौड़कर अपनी जेठानी के पास गई। दीदी, मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। मैं अपनी खुशी में ये भूल गई थी कि हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। अब मैं समझ गई हूँ कि समाज के नियमों का पालन करना कितना जरूरी है। सावित्री ने राधा को गले से लगा लिया और कहा, राधा, मैं तुम्हारी खुशी चाहती हूँ, लेकिन हमें समाज में भी अपनी इज्जत बनाए रखनी चाहिए। तुमने जो सीखा वो सबसे बड़ा सबक है। राधा, ये गांव है और हम गांव की सोच को इतनी जल्दी नहीं बदल सकते। तुम्हें अगर घूंघट नहीं लेना है तो तुम मत लो, लेकिन तुम गांव के रीति रिवाज के मुताबिक साड़ी पहनो और बड़े बुजुर्गों के सामने अपने सिर पर पल्ला रखो। इतनी सी ही बात है। अगर तुम शहर में रहती तो तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन ये गांव है और ये पूरा गांव ही हमारा परिवार है। दीदी, मैं अब से अपनी जिम्मेदारियों को समझकर चलूंगी और हमारे गांव के सभी नियमों का पालन करूंगी। और इसके बाद राधा ने घर की मर्यादाओं का पालन करना शुरू किया और घूंघट भी करना शुरू किया। वो अब भी खुश रहती थी, लेकिन उसने अपनी खुशी को मर्यादा के दायरे में समेट लिया था। इस तरह सावित्री और राधा के रिश्ते में एक नई समझ का जन्म हुआ। राधा ने अपनी जेठानी की सीख को दिल से अपनाया और गांव की परंपराओं को भी सम्मान दिया। वहीं सावित्री ने भी राधा को उसके अंदाज में जीने की थोड़ी सी छूट दी, क्योंकि वो जानती थी कि हर इंसान की अपनी सोच और कुछ तरीके होते हैं। कहानी से हमें सीख मिलती है कि समाज में रहकर हमें अपनी जिम्मेदारियों और मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें अपनी खुशी को भी नहीं खोना चाहिए। संतुलन बनाए रखना ही समझदारी है। विभा की शादी दीपक के साथ 2 महीने पहले जौनपुर में हुई थी। विभा एक मिडिल क्लास फैमिली से आई थी और दीपक के साथ उसकी लव मैरिज हुई थी। वैसे तो विभा का स्वभाव ठीक था, पर उसकी एक बुरी आदत थी। उसे चुगली करने की आदत थी और इसके बाद वो हमेशा एक तकिया कलाम कहती थी, चीन तपाक डम डम।
विभा की जॉइंट फैमिली थी, इसलिए वो सास ससुर और जेठ जेठानी के साथ ही रहती थी। एक दिन विभा, अरे माँ जी, आप कितना काम करती हो, सारे दिन आप ही काम करती रहती हो। अब तो मेरी शादी को 2 महीने हो गए हैं, थोड़ा काम मुझे भी करने दिया करो, अब आप आराम किया करो। अरे बहू, कर लेना, अभी तुम्हारी शादी को 2 ही महीने हुए हैं, सारी जिंदगी काम ही करना है। माँ जी, मुझे काम करने दिया करो, वो जेठानी जी कह रही थी आपने उनसे शादी के अगले ही दिन सारे काम करवाने शुरू कर दिए थे। चीन टपाक डमडम। क्या विभा, सरिता बहू ने ऐसा कहा? अच्छा, और क्या क्या कह रही थी वो मेरे बारे में? कुछ नहीं माँ जी, बस इतना ही कहा। अच्छा विभा, सुनो बहू, आगे से सरिता बहू मेरे बारे में कुछ भी कहे तो तुम सीधे आकर मुझे बताना। ठीक है माँ जी, चीन टपाक डमडम। इतना कहकर विभा बाहर निकलती है और रसोई से बाहर निकलते ही मजे लेते हुए कहती है, चीन टपाक डमडम। बस विभा का चुगली का काम शुरू हो गया था। अब जब तक वो सास की सारी बातें सरिता से ना कह दे तब तक उसे चैन नहीं पड़ने वाला था। बस विभा सीधे सरिता के कमरे में जाती है। अरे वाह दीदी, हार तो बहुत खूबसूरत है, आपको यहाँ से मिला होगा। नहीं नहीं, ये तो मेरे मायके का है, मुझे अपने मायके से 2 हार और 24 चूड़ियाँ दी थी मेरी मम्मी ने। पर सासू माँ तो कह रही थी कि सरिता बहू के मायके से सिर्फ एक पतली चेन और 2 चूड़ियाँ ही चढ़ी है। चीन टपाक डमडम। क्या माँ जी ने ऐसा कहा? इन्होंने कौन से हीरे मोती दिए थे? मुश्किल से 5 चूड़ियाँ ही बनवाई थी सासू माँ ने मेरी शादी में। अच्छा हुआ जो आज तुमने मुझे ये बात बता दी। एक काम करो विभा, सासू माँ के मन में मेरे लिए और कौन सी कड़वाहट भरी है, ये सिर्फ तुम ही पता लगा सकती हो। आगे से वो कुछ भी मेरे बारे में कहे तो मुझसे बताती रहा करो। चीन टपाक डमडम। कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं दीदी। विभा का काम चल पड़ा था। अब उसे घर में अपनी सास और जेठानी की एक दूसरे के साथ चुगली करने में मजा आने लगा था। और जब भी वह ऐसे करती वो कहती, चीन टपाक डमडम। दीपक, आप रोजाना दुकान पर जल्दी चले जाते हो, फिर जेठानी जी ये क्यों कह रही थी कि दीपक कोई काम नहीं करता, सारे दिन पलंग तोड़ता रहता है। चीन टपाक डमडम। क्या भाभी ने मेरे बारे में ऐसा बोला? जब उनकी नई नई शादी हुई थी तो मैं ही था जो उन्हें घुमाने के बहाने भैया के साथ रोज रोज बाहर भेज दिया करता था और खुद अकेला दुकान संभालता था। आज ये मेरे बारे में बोल रही है कि मैं पलंग तोड़ता हूँ। विभा, तुम जरा ध्यान रखना कि भाभी मोहन भैया को मेरे खिलाफ कितना भड़काती है। एक दिन तो हद ही हो गई जब विभा की ननद कुछ दिनों के लिए अपने मायके रहने आई। विभा को अपनी जेठानी की चुगली करने का एक मौका और मिल गया। सरिता को कुछ जरूरी काम से अपने मायके जाना पड़ा और विभा को उसकी चुगली करने का बहाना मिल गया। अरे दीदी, ये लो गर्मा गर्म चाय पी लो, अदरक डालकर बनाई है, आपके सफर की सारी थकान मिट जाएगी। चीन टपाक डमडम। अरे वाह भाभी, आप भी बैठो ना कुछ देर मेरे और माँ के साथ। अरे नहीं ननन जी, आप बैठो, मैं जरा कुकर में दाल चढ़ा कर आती हूँ। वो जेठानी जी कहकर गई थी ना कि आपको समय पर खाना खाने की आदत है, जरा सी भी देर हुई तो पता नहीं कितने ताने दोगी। एक बार आ जाओ तो जाने का नाम नहीं लेती हो, और काम में हाथ बटाना तो दूर, खुद से एक गिलास पानी भी नहीं लेती हो, बस माँ जी के साथ उनकी बुराइयां करने बैठ जाती हो। चीन टपाक डमडम। अच्छा, सरिता भाभी ये सब कहती है मेरे बारे में? उन्हें पता था कि आज मैं आने वाली हूँ तो वो रुक नहीं सकती थी। भतीजी के जन्मदिन पर जाने के उन्हें ज्यादा पड़ी थी। मेरी तो जैसे कोई वैल्यू ही नहीं है इस घर में। अच्छा हुआ विभा भाभी आपने मुझे ये सब बता दिया, वरना मैं तो भाभी को पता नहीं कितना अच्छा समझती थी। माँ, वैसे सरिता भाभी इस तरह की बात कहेगी मुझे यकीन नहीं हो रहा। विभा सरिता की चुगली पूजा से करने से बाज नहीं आती। तभी सरिता मायके से वापस आ गई। अरे पूजा दीदी, कैसी हो आप? दामाद जी ठीक है ना? पाए लागू माँ जी। हाँ हाँ ठीक है, सौभाग्यवती रहो। भाभी, जब आपको पता था कि मैं आने वाली हूँ फिर भी आप अपने मायके चली गई। पूजा दीदी, वो आरव का जन्मदिन अचानक भैया ने प्लान किया तो मुझे जाना पड़ा, बस मैं जल्दी जल्दी ही वहाँ से फ्री होकर आई हूँ। जब विभा देखती है कि उसकी की हुई चुगली की बात पूजा की जुबान पर आने ही वाली है तो वो जल्दी जल्दी बीच में आकर बात काट देती है।
अरे पूजा दीदी, ये लो गर्मा गर्म समोसे। मैंने अभी अभी कल्लू हलवाई से दीपक को बोलकर मंगवाए हैं। वाह भाभी, आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। सरिता चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। तभी विभा फिर से अपने मन में चीन टपाक डमडम कहती है और दूसरी ओर सरिता अपने पति मोहन से कहती है, ऐसा क्या हो गया जो आज पूजा दीदी ने मुझसे इस तरह से बात की? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक दिन शोभा और सरिता मंदिर गई हुई थी और विभा के ससुर ने उससे कहा, विभा बहू, ये कमेटी के 4 लाख रुपए है। शोभा सरिता बहू के साथ मंदिर गई हुई है, तो तुम ये रुपए संभाल कर रख लो। अगले हफ्ते मुझे किसी दुकानदार को देने हैं, तुमसे ही लूंगा। विभा अलमारी में रुपए रख देती है। कुछ देर बाद विभा की सहेली कमला उससे मिलने आती है। अरे कमला, कैसी है? बहुत दिनों बाद आई। शादी के बाद तो तुमने बिल्कुल ही आना बंद कर दिया। अरे हाँ यार, नया बिजनेस शुरू किया है तो उसी में बस थोड़ा बिजी थी। अच्छा, ऐसा भी क्या बिजनेस शुरू किया है जो मिलने की फुर्सत ही नहीं मिलती कमला? अरे विभा, बहुत बढ़िया बिजनेस है जिसमें पैसा डबल हो जाते हैं। लाख लगाओ और डबल कमाओ। अच्छा, मेरे पास तो इतना पैसा रहता ही नहीं कि लगा सकूं। अभी देख, मेरे ससुर मुझे 4 लाख रखवा कर गए हैं, वो भी इसलिए क्योंकि कोई और घर पर नहीं था। मुझे तो ये लोग जिम्मेदार समझते ही नहीं है। देख विभा, यही मौका है इन लोगों को दिखाने का कि तू क्या कर सकती है। ये पैसे तो इस बिजनेस में लगा दे, मुनाफा होगा तो तेरे ससुर भी तेरी तारीफ करेंगे, फिर तो तेरी इमेज सबके सामने ऊंची हो जाएगी। चीन टपाक दमदम। शोभा, कितना समय लगेगा इस रुपए को डबल होने में? यही कोई 1 हफ्ता। इस बिजनेस में जल्दी कमाई होती है। विभा कमला की बातों में आ जाती है और 4 लाख उसे दे देती है। रुपए लेकर कमला चली जाती है और विभा बहुत खुश होती है। चीन टपाक दमदम, अब मैं बताऊंगी इन सबको कि मैं कितनी समझदार हूँ। हाँ। कमला को रुपए लेकर गए 3 दिन हो जाते हैं। विभा कमला का फोन मिलाती है पर कमला का फोन स्विच ऑफ आता है। तभी विभा को टीवी की आवाज आती है। न्यूज एंकर टीवी में बताती है, आज की ताजा खबर, कमला नाम की महिला ने अपने पति रमेश के साथ मिलकर भोले भाले लोगों को पैसा डबल होने का लालच देकर बहुत से रुपए ठगे हैं। अब ये दोनों फरार हो चुके हैं, पुलिस इन्हें ढूंढने में लगी हुई है। विभा ये सब देखती है और घबरा कर कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। अब मैं क्या करूं? मैं ससुर जी को क्या जवाब दूंगी? कहां से लाऊंगी 4 लाख? विभा रो रही होती है। तभी सरिता टीवी पर खबर देखकर विभा के कमरे में आती है। विभा, ये टीवी में जिसके बारे में बता रहे हैं शायद तुम्हारी कॉलेज की दोस्त है ना, जो कभी कभी घर आती है। अरे क्या हुआ विभा, तुम क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, क्या हुआ? भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ससुर जी को क्या जवाब दूंगी? विभा सरिता को सारी बात बताती है। कमला ने उसे झांसे में ले लिया था, लालच देकर उससे पैसे भी ठगे। सरिता सारी बात सास को बताती है। विभा बहू, गलती तो तूने बहुत बड़ी की है, पर ये सब करने की जरूरत क्या थी? अरे तुम्हें इस घर में किस बात की कमी थी? हाँ, तुमने जो रुपए जिम्मेदारी के साथ संभाल कर रखे थे वो ऐसे काम में लगा दिए। विभा, तुम रो मत। माँ जी, हमें इस उलझन से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। विभा बहू, रोना बंद करो और मुझे दोपहर तक का समय दो। शोभा सरिता के साथ बाजार जाती है और विभा सोचने लगती है कि माँ जी अचानक जेठानी जी के साथ बाहर क्यों चली गई। कुछ घंटे बाद दोनों बाजार से वापस आती है और विभा के कमरे में जाती है। बहू, ये लो 4 लाख और जल्दी से अलमारी में रख दो। पर माँ जी, ये रुपए? माँ जी ने अपना सोने का हार बेच दिया है और ये पैसे जुटाए हैं। क्या माँ जी, आपने अपना हार बेच दिया, वो भी मेरे लिए? माँ जी ने ये कहा, वो हम दोनों से बहुत प्यार करती है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। माँ जी, सरिता दीदी, मैं इस लायक नहीं थी। मैंने तो हमेशा चुगली करके आप दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया है। सरिता दीदी, पूजा दीदी को भी मैंने आपकी चुगली की। कोई बात नहीं विभा बहू, मैं तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानूंगी। सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। चीन टपाक दम दम। विभा को अपनी गलती का एहसास हो गया था
उसकी सास और जेठानी ने मुसीबत के वक्त उसका साथ दिया। विभा को समझ आ गया था कि चुगली करने वालों को और परेशानियों से मज़े लेने वालों को ज़िंदगी खुद ही सबक सिखा देती है, इसलिए हमेशा सबके साथ अच्छा करो। विभा सरिता और शोभा से माफ़ी मांगती है और दोबारा कभी भी चीन तपाक दमदम ना करने का वादा करती है।